नमस्कार, आप देख रहे हैं आइमा मीडिया न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ शुभांगी। क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसको क्या जो दंतहीन विषहीन विनीत सरल हो। ये पंक्तियां रामधारी सिंह दिनकर के कुरुक्षेत्र कृति से ली गई हैं। क्रांतिकारी कवि थे रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर को कैसे याद किया जाए। द्वंद्वात्मक व्यक्तित्व, क्रांतिकारी और विरोधी स्वर के कवि, राष्ट्र कवि, सत्ता के नज़दीक रहने वाले व्यक्ति के रूप में या जनमानस के अपने स्वर के रूप में। इन सभी रूपों में दिनकर कहीं ना कहीं अपनी कविताओं और अपने सामाजिक कार्यों के जरिए दिखाई पड़ते हैं। बिहार का बेगूसराय जिला इतिहास में कई पहचान समेटे जीवंत है। एक गंगा की अविरल धारा के रूप में, दूसरा रूस में हुई बेल्शेविक क्रांति के बाद यहाँ की जनता ने वामपंथी विचार को स्वीकृति दी और इसे भारत का लेनिनग्राद के नाम से प्रस्थापित किया। इस जिले के सिमरिया गांव में 23 सितंबर 1908 में एक गरीब परिवार में रामधारी सिंह दिनकर का जन्म हुआ था, जो बाद में दिनकर कहलाए। राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर ने हिंदी साहित्य में न सिर्फ वीर रस के काव्य को एक नई ऊंचाई दी, बल्कि अपनी रचनाओं के माध्यम से राष्ट्रीय चेतना का भी सृजन किया। इसकी एक मिसाल 70 के दशक में संपूर्ण क्रांति के दौर में मिलती है। दिल्ली के रामलीला मैदान में लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने हजारों लोगों के समक्ष दिनकर की पंक्ति सिंहासन खाली करो कि जनता आती है का उद्घोष करके तत्कालीन सरकार के खिलाफ विद्रोह का शंखनाद किया था। दिनकर ने गुलाम भारत और आज़ाद भारत दोनों में अपनी कविताओं के जरिए क्रांतिकारी विचारों का विस्तार किया। आज़ादी के समय और चीन के हमले के समय दिनकर ने अपनी कविताओं के माध्यम से लोगों के बीच राष्ट्रीय चेतना को बढ़ाया। दिनकर का जन्म 23 सितंबर 1908 को बिहार के बेगूसराय जिले में हुआ। रामधारी सिंह दिनकर एक ओजस्वी राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत कवि के रूप में जाने जाते थे। उनकी कविताओं में छायावादी युग का प्रभाव होने के कारण श्रृंगार के भी प्रमाण मिलते हैं। हिंदी साहित्य में एक नया मुकाम बनाने वाले दिनकर छात्र जीवन में इतिहास, राजनीतिक शास्त्र और दर्शन शास्त्र जैसे विषयों को पसंद करते थे। हालांकि बाद में उनका झुकाव साहित्य की ओर हुआ। वह अल्लामा इकबाल और रविंद्रनाथ टैगोर को अपनी प्रेरणा स्रोत मानते थे। उन्होंने टैगोर की रचनाओं का बांग्ला से हिंदी में अनुवाद भी किया। 1947 में देश स्वाधीन हुआ और वह बिहार विश्वविद्यालय में हिंदी के प्राध्यापक व विभागाध्यक्ष नियुक्त होकर मुजफ्फरपुर पहुंचे। 1942 में जब भारत की प्रथम सांसद का निर्माण हुआ तो उन्होंने राज्यसभा का सदस्य चुना गया और वह दिल्ली आ गए। दिनकर 12 वर्ष तक संसद सदस्य रहे। बाद में उन्होंने सन 1964 से 1965 तक भागलपुर विश्वविद्यालय का कुलपति नियुक्त किया गया, लेकिन अगले ही वर्ष भारत सरकार ने उन्हें 1965 से 1971 तक अपनी हिंदी सलाहकार नियुक्त किया और फिर दिल्ली लौट आए। दिनकर का पहला काव्य संग्रह विजय संदेश वर्ष 1928 में प्रकाशित हुआ था। इसके बाद उन्होंने कई रचनाएं की। उनकी कुछ प्रमुख रचनाएं परशुराम की प्रतीक्षा, हुंकार और उर्वशी हैं। उन्होंने वर्ष 59 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी नवाजा गया था। पद्म भूषण से सम्मानित दिनकर राज्यसभा के सदस्य भी रहे। वर्ष 1972 में उन्हें ज्ञानपीठ सम्मान भी दिया गया। 24 अप्रैल 1974 को उनका देहावसान हो गया। दिनकर ने अपनी ज़्यादातर रचनाएं वीर रस में ही की हैं। साहित्य मनीषियों का मानना है कि भूषण के बाद दिनकर ही एकमात्र ऐसे कवि रहे जिन्होंने वीर रस का खूब इस्तेमाल किया। वह एक ऐसा दौर था जब लोगों के भीतर राष्ट्रभक्ति की भावना जोरों पर थी। दिनकर ने उसकी भावना को अपने कविता के माध्यम से आगे बढ़ाया। वह जन कवि थे, इसलिए उन्हें राष्ट्र कवि भी कहा गया। देश की आज़ादी की लड़ाई में भी दिनकर ने अपना योगदान दिया। वह बापू के बड़े मुरीद थे। हिंदी साहित्य के बड़े नाम दिनकर उर्दू, संस्कृत, मैथिली और अंग्रेजी भाषा के भी जानकार थे। वर्ष 1999 में उनके नाम से भारत सरकार ने डाक टिकट भी जारी किया था। भारत के ऐसे महापुरुषों को हम नमन करते हैं।